आज की हमारी कहानी है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा है कुछ लोगों ने, कुछ ने नहीं भी कहा है। वो इसलिए नहीं कहा है क्योंकि ये पूरी तरीके से पूरे भारत में नहीं हुआ था और सारों का एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, एक मेन एम नहीं था। राजा लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, बट वो अपने अपने राज्य को सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे थे। एक देश की कल्पना तब नहीं थी जो आज भारत है। तब राजे रजवाड़े थे, रियासतें थी, वो अपनी रियासतों को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ना कि एक भारत बनाने की। भारत की कल्पना बाद में आई और फिर आगे हम देखेंगे कि जब गांधी जी आए या और भी जो भी राष्ट्रवादी नेता आए, फिर उन लोगों ने स्वराज या स्वदेशी या एक देश की कल्पना की। बट 1857 में ऐसा नहीं था। 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, पहले इसको जान लेते हैं। एक कारण तो ये था कि अंग्रेजों ने काफ़ी शोषण किया था, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से काफ़ी परिवर्तन किए थे। समाज में अंग्रेजों ने अपने नियम कानून लगाए थे कि सती प्रथा नहीं होगा, 1833 में आया था। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून आया था 1856 ईस्वी में, जिसमें विद्यासागर ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे और सारे भी कानून आए थे। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था कि जो मुस्लिम थे उनके लिए फतवा आलमगीरी पढ़ा जाता था, उनके अपने रूल्स थे, और हिंदुओं के लिए विज्ञानेश्वर का टीका था या फिर मनुस्मृति थी। बट अंग्रेजों ने इन सब को हटा के एक जैसा कानून लगाया। और उस समय पर जैसे अभी हम सुनते हैं इंडियन पेनल कोड, तो ये अंग्रेजों ने ही दिया था। कहते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, बट एक यूनिफिकेशन जरूर किया, एक भारत बनाने का एक ऑब्जेक्टिव दिया हम लोगों को। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि से भी उसने काफ़ी चेंज किए। जैसे पहले यहाँ पर हस्तशिल्प था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, बहुत सारी इंडस्ट्री थे, उसको बंद कर दिया अपने डिसीजन ले लेकर। और फिर भारत के बाज़ारों को उपयोग किया कि जो भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इंग्लैंड में फैक्ट्री लग चुकी थी, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट आए वो भारत में बिके कहीं ना कहीं। और इस वजह से क्या हुआ, यहाँ के सारे धन बाहर चले गए, मेनली इंग्लैंड चले गए। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से इन लोगों ने काफ़ी शोषण किया और फिर मॉरली भी काफ़ी डाउन किया यहाँ के लोगों को। तो 1857 में ये रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और इसका स्टार्टिंग जो होता है वो होता है मेरठ की छावनी से, जहाँ मंगल पांडे ने अपने सीनियर अधिकारी के ऊपर गोली चला दी थी। दिन था 10 मई। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, 10 मई मेरठ की छावनी जहाँ से स्टार्ट हुआ था। दस मई मेरठ। ठीक है, कुछ तात्कालिक कारण थे। तात्कालिक कारण में ये था कि 1856, इससे जस्ट एक साल पहले की बात है, दिसंबर महीने की, जब अंग्रेजों ने सेना के लिए इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया था, सेना को दिया था। और उसमें ये था कि उसके जो बुलेट होते थे उसमें कहा जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे कि दांत से खोलना होता था। तो इस वजह से काफ़ी रोष था सेनाओं में। तो ये एक धार्मिक कारण था जो कि वो तात्कालिक कारण बन गया था उस समय। तो कौन सा राइफल इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इनफील्ड राइफल, दिसंबर 56। ठीक है, अच्छा, इस क्रांति को मोबिलाइज किया गया था, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया था, एक राजा से दूसरे राजा या जमींदार के बीच में। तो उसके लिए जो साधु सन्यासी फकीर जो घुमंतु होते, उन लोगों ने एक प्रतीक बनाया था, रोटी और कमल के फूल को। तो यहाँ पर इसके एक प्रतीक पूछा जाता है कि इस क्रांति का प्रतीक क्या था, तो वो है रोटी और कमल का फूल। ठीक है, ये एक सिंबल था जिसके थ्रू एक दूसरे जगह से बातें की गई थी कि हम लोग को क्रांति करनी है। ठीक है, तो हाँ, उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे। अब इसके बाद ये इस विद्रोह को कुचल दिया गया उनके जनरल्स के द्वारा। और अराउंड एक साल लगा जब ये क्रांति खत्म हो गई, यानी कि 1858 में। अब अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि भारत पर शासन करना है तो एक जो शासन की व्यवस्था हो वो अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ के जो सामाजिक स्थिति है उसमें हम चेंज ना करें। तो उस टाइम पर महारानी विक्टोरिया ने
एक घोषणा पत्र भेजा था जिसे बोलते हैं इलाहाबाद दरबार में पेश किया था लॉर्ड कैनिंग ने, और उस घोषणा पत्र में वो सारी चीज़ें थी जो कि वहाँ के पार्लियामेंट में पास हुआ था। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था, उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जो दो बड़े काम किए थे, उसमें एक ये था कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, जो भी शासन होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी इंडिया के ऊपर, एक ये चीज़ थी। और दूसरा, यहाँ के जो सामाजिक स्थिति है उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी कि जो सामाजिक स्थिति चल रही हो उसमें कुछ चेंज हो। तो 1858 में इलाहाबाद दरबार लगता है, जहाँ पे घोषणा पत्र पढ़ा जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अब से शासन महारानी विक्टोरिया के पास आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगले ही साल पश्चिम बंगाल में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाती थी, वहाँ पर मुर्शिदाबाद, पावना डिस्ट्रिक्ट में विद्रोह हो जाता है नील किसान के द्वारा। इसमें है क्या कि अंग्रेज उस टाइम में जो नील डाई होता था उसका काफ़ी यूज करते थे, और वो जर्मनी में बेचते भी थे और अपने यहाँ भी वो यूज करते अपने कारखाना में। तो जो हेड होते थे किसानों के हेड, जो कि किसानों से खेती करवाते थे, उन लोगों ने क्या किया था कि जबरन आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम ये था कि एक तो उनको पेमेंट बहुत कम होता था, दूसरा वो ज़बरदस्ती होता था, और तीसरा कि जिस ज़मीन पर किया गया खेती, अब वो ज़मीन फिर किसी काम के लिए नहीं, वो बंजर भूमि बन जाती थी। तो इसके अगेंस्ट में पश्चिम बंगाल में एक विद्रोह होता है किसानों का, पश्चिम बंगाल में। और जो जिले इसमें हैं वो मुर्शिदाबाद या मुर्शिदाबाद, पावना, ठीक है, इन जिलों में ये विद्रोह हुआ था। अच्छा, यहाँ इनको जो लीड किया था वो इम्पोर्टेंट नाम है, जिसको कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने लीड किया था, तो विष्णु बंधु भी बोलते हैं। तो जो नाम थे वे थे दिगंबर विश्वास और दूसरा विष्णुचरण विश्वास, तो विष्णु विश्वास ही बोलते हैं। ठीक है। और एक नील दर्पण नाम का एक किताब भी लिखा गया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें किसानों की दुर्दशा को वर्णित किया गया है, नील दर्पण, ठीक है। और इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, नील दर्पण का, ठीक है। 1859 में नील विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुर्शिदाबाद में, पावना में, इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल में। जो लीड किए थे विश्वास बंधु ने, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, इनको वर्णित किया गया है नील दर्पण नामक पत्रिका में, ठीक है। हाँ, 1859 से आगे बढ़े, अपना जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 1885, कांग्रेस की स्थापना। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुआ, तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हो सकता है आगे भी कोई क्रांति हो जाए। तो उसके एक रिटायर्ड ऑफिसर थे अंग्रेज के, ए ओ ह्यूम नाम से, नाम था ए ओ ह्यूम, ठीक है। कहते हैं इन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से भी बात की थी कि हम भारतीयों को एक संस्था दें जो हमसे बात करे, क्रांति डायरेक्ट ना करे। कुछ लोग मानते ये भी हैं कि नहीं, ये उदारवादी थे, भारतीयों की बेहतरी चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो दोनों फिलॉसफी साथ चलती है। तो ए यू ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ये है दिसंबर 1885 का बात, जब पहली बार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। अधिवेशन होना था पूना में, बट वहाँ पर प्लेग फैल गया, तो इसको दूसरे जगह हस्तांतरित कर दिया गया, मुंबई में, बॉम्बे में, और स्कूल का नाम है गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। तो अधिवेशन होता है दिसंबर 1885 में मुंबई में, ठीक है। और
कहाँ पर? तो गोकुल दास तेजपाल कॉलेज। प्रथम अधिवेशन में सिर्फ 72 लोग आए थे यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, प्रथम अधिवेशन, तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की जो स्टार्टिंग का अधिवेशन हुए ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको ऐसे शॉर्ट में याद करते हैं। बी से क्या है? बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम अधिवेशन के था। एन से नौरोजी यानी कि दादा भाई नौरोजी। टी से बदरुद्दीन तैयब जी, ये तैयब जी है। और वाई से यूले, और ये बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये है कि फर्स्ट इंग्लिश जिसने, पहला अंग्रेज कौन था जिसने भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो वो यूले हो जाएगा। पहले कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने की। तो इसको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? स्थापना किसने की? AU ह्यूम ने। कब अधिवेशन हुआ? दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुआ? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कितने लोग आए थे? 72, ठीक है। हो गया? नहीं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, गवर्नर जनरल इस टाइम पे थे डफरिन। इनसे बात भी हुई थी AU की, और इन्होंने कहा था ठीक है स्थापना कर ले, कोई उसमें दिक्कत नहीं। हाँ, अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है या इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में, वो है 1905 का बंगाल विभाजन। इसके पीछे ये है कि जुलाई में 20 जुलाई के आसपास, 20 जुलाई 1905 में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे ये थे कर्जन। इन्होंने घोषणा किया कि बंगाल का डिवाइड कर देते हैं ताकि हम बढ़िया से शासन चला सकें। बट रीजन ये नहीं था कि वो बढ़िया से शासन चलाना चाहते थे। दरअसल बंगाल की जो स्थिति है अभी का अगर देखें इंडियन मैप में, कुछ ये है, और ये पूरा रीजन बंगाल था। इवन इसमें छत्तीसगढ़ का भी इलाका था, उड़ीसा था, असम था, बंगाल था। तो और ये बांग्लादेश, ये वाला, ये बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था तब। डिवाइड इस तरीके से क्या कि मुस्लिम मेजोरिटी जो इलाके थे, जैसे बांग्लादेश और असम का कुछ पार्ट, उसको एक तरफ, बाकी जिसमें हिंदू मेजोरिटी थी उसको एक तरफ। ये रीजन था। रीजन ये था कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। तो जिधर मुस्लिम मेजोरिटी मिली उसको एक तरफ कर दिया, जिधर हिंदू मेजोरिटी उसको एक तरफ कर दिया। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, और इसी विरोध के चलते स्वदेशी आंदोलन भारत में आया था। ये नियम लाया गया 20 जुलाई को 1905, और इसको कार्यान्वित किया गया था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को इस दोनों को अलग कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन के पक्ष में जो मुस्लिम लीडर उस समय थे, जैसे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां या फिर आगा खां, वो लोग चाह रहे थे कि डिवाइड हो जाए ताकि उनको अपना रूल मिले। बट जो और लीडर थे वो कभी नहीं चाह रहे थे कि डिवाइड हो, जैसे लाला लाजपत राय हो गए या जो भी लीडर थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो इनके सपोर्ट में कौन थे? तो ढाका के नवाब। ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन से मिला क्या अपने को? स्वदेशी आंदोलन।
स्वदेशी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इसमें होता क्या था स्वदेशी आंदोलन में, एक तो ये था कि जो भी अपने देश का चीज़ है उसको एक्सेप्ट किया जाए, चाहे कपड़ा बन रहा हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, या फिर जो भी ट्रेडिशन है हम उसको फॉलो करें, ना कि हम इंग्लैंड से बनाए हुए सामान का यूज करें। तो इस वजह से जो दुकानें होती थी जिसपे कि अंग्रेज़ों के सामान बिक रहे होते थे या इंग्लैंड में बने सामान बिक रहे थे, उसके आगे धरना दिया गया और लोगों से स्वराज की बात करी गई, अपना स्वशासन की बात की गई यहाँ पर। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, उस कहानी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जब ढाका के नवाब ने सपोर्ट किया था कि बंगाल विभाजन हो, दरअसल वो चाहते थे कि जो उनकी कम्युनिटी है, यानी कि ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न बंगाल पे, एक ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड हुआ था जैसे पिछले हम देखते हैं, इस वाले इलाके में कि वो अपना खुद का रूल लगाए। तो इन लोगों ने एक तो सपोर्ट भी किया था पार्टीशन को, और फिर अपना एक संस्था भी बनाया था, जो पॉलिटिकल पार्टी भी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ये है कि स्थापना किसने की थी, तो आगा खां और ढाका के नवाब ने। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है। अब यहाँ से एक और बात कंटिन्यू करते हैं। स्वदेशी आंदोलन में एक तो जो उस समय के नए लीडर थे, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, या मदन मोहन मालवीय हो गए, या फिर बाल गंगाधर तिलक हो गए, तो ये लोग थोड़े उग्र विचार के थे। और जो पुराने लीडर थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए या गोखले हो गए, वो लोग थोड़े नरमपंथी थे। तो 1907 में सूरत में होता क्या है कि दो बातें चलती है कांग्रेस के अंदर, या तो तिलक या फिर लाला लाजपत राय। कांग्रेस का अधिवेशन था सूरत में, लाला लाजपत राय को या फिर तिलक को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये उग्रवादी विचारधारा के लोग बोल रहे थे, जिन्होंने स्वदेशी को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया था। ठीक है। और जो दूसरा गुट था, वो नहीं चाह रहे थे कि ये लोग लीडर बने। तो इन लोगों ने अपना नेता चुना था रास बिहारी घोष को, और फाइनली ये होता है कि यहाँ पर लीडर रास बिहारी घोष बन जाते हैं, और इस वजह से कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गई। एक जिसको लीड कर रहे थे तिलक और लाला लाजपत राय, ये उग्रवादी विचारधारा के लोग, और एक नरमपंथी। इसको ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बस इतना है कि सूरत विभाजन कब हुआ, 1907 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष, और ये कैंडिडेट भी थे नरमपंथी की तरफ से। अच्छा, सूरत विभाजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि लॉर्ड कर्जन चाह भी रहे थे कि किसी भी तरफ विभाजन कर दें तो फिर कांग्रेस की ताकत कम हो जाएगी और फिर हम लोग अच्छे से रूल कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है। एक तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक मार्ले एक मिंटो। ये दो वर्ड क्या है, जो पहला वर्ड जब भी आएगा, चाहे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो, चाहे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हो, या कुछ भी, ये नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था, जब 1858 ईस्वी की बात करें, जब पहली बार पार्लियामेंट में ये चीज इंग्लैंड के पार्लियामेंट में लाया गया था कि जैसे ये इंग्लैंड का पार्लियामेंट है, ये वहाँ के पीएम, ये पीएम, बाकी ये कैबिनेट, उसका मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही ये कह दिया गया था कि इसी पार्लियामेंट में किसी एक मेंबर को, किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी होगी कि वो इंडिया पे जाके रूल करे और वहाँ पर अच्छे से शासन करे, वहाँ के लिए नियम कानून बनाए। तो इस पोस्ट को, जो कि इंग्लैंड में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला गया था। तो 1909 ईस्वी में जो भी नियम कानून वहाँ से बनकर आया था, उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मिंटो मार्ले, और मिंटो यहाँ के लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर जनरल थे।
दो अलग अलग लोग हैं, ये था गवर्नर जनरल, ठीक है, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ये समझ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है। अच्छा, अब इस पूरे रिफॉर्म में क्या था, दरअसल ये रिफॉर्म कुछ नहीं था, ये पहली बार था जब कम्युनलिज्म को संस्था के थ्रू बढ़ाया गया था इंडिया में। 1909 ईस्वी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि मुस्लिम को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रिजर्वेशन दे दिया गया। रिजर्वेशन भी इस तरह से दिया गया था कि जो नए, जैसे कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना लेते हैं, ये मान लेते कि गवर्नर है और ये उसके मेंबर हैं, ठीक है, तो अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई। एक रिफॉर्म से ये हुआ कि सदस्यों की संख्या, जैसे मान लेते अभी जो भी सदस्य है, इसमें अब नया सदस्य ऐड कर दिए, जैसे ये न्यू मेंबर ऐड हो गए। अब इस न्यू मेंबर में क्या किया गया था कि ये लोग मुस्लिम होंगे और इसे सिर्फ मुस्लिम ही चुन सकेगा। ये एक नया कानून था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के अंदर, कि जो भी रिजर्व सीट कर दी गई बढ़ाकर, वो रिजर्व सीट को चुनने वाले लोग भी रिजर्व ही होंगे। तो इस तरीके से कम्युनलिज्म को प्रमोट किया गया था इसमें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में। बाकी अगर देखें तो हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स को बढ़ाया गया है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल दो तरीके का होता था, एक होता था जो गवर्नर जनरल का होता था, एक होता था गवर्नर्स का। गवर्नर्स का मतलब जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी, उसकी, और गवर्नर जनरल जो पूरे भारत के लिए होता था, ठीक है। तो दोनों जगह ही बढ़ाया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर 60 कर दिया गया था मेंबर, 16 से बढ़ाकर, और जो प्रोविंशियल था, यानी कि जो बंगाल या मद्रास का था, उसमें अलग अलग तरीके से बढ़ाया गया, कोई डिफिनिट नंबर नहीं था, लेकिन हाँ, बढ़ाया हर जगह था। तो इस रिफॉर्म के अंदर सीटें बढ़ा दी गई थी और रिजर्वेशन भी दिया गया था। ये दो चीज़ें क्या क्या है, सीटें बढ़ा दी गई और रिजर्वेशन। ठीक है, अगला जो अपना महत्वपूर्ण इवेंट होता है वो होता है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। इस समय ये हस्तांतरित कर दिया गया दिल्ली में, और यहाँ पर दिल्ली दरबार भी लगता है 1911 ईस्वी में, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एक तो है राजधानी हस्तांतरित कर दी गई, दूसरा है कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। तो दो इम्पोर्टेंट इवेंट है, एक है राजधानी शिफ्ट हो गया कलकत्ता से दिल्ली, और दूसरा बंगाल विभाजन को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और अब सारा रूल दिल्ली से होने लगा अपने पूरे देश में। ठीक है, 1911 के बाद 1912, 1913, 1913 में गदर क्रांति। ये क्या चीज़ है, अपने यहाँ से अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को, अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में जैसे नॉर्दर्न अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ तो जो कैरिबियन आइलैंड है यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, इवन यूएसए भी गया है, ये अगर कनाडा और ये यूएसए, तो यहाँ पर इवन इस बॉर्डर पर ही बात करें अगर कनाडा और यूएसए दोनों जगह, जैसे वैंकूवर है कनाडा में, सीटल है, वहाँ पर कुछ लोग थे जो मेनली पंजाबी थे। उन लोगों ने भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक पार्टी बनाई थी, उससे बोलते थे उस टाइम में पैसिफिक कोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 1913 गदर पार्टी बनी थी। ये वो लोग थे जो यहाँ से माइग्रेट हो गए थे यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, पंजाबी, मेनली पंजाबी। ऐसा नहीं था कि ये सेक्युलर नहीं थी, ये पार्टी काफ़ी सेक्युलर थी, बट जो लोग थे मेजोरिटी पंजाबी थी। जो इम्पोर्टेंट नाम आता है यहाँ पे, स्वर्ण सिंह भाकना का, लाला हरदयाल का। अच्छा, इन लोगों की दोस्ती के हैं या एक कनेक्शन था वो बरकतुल्लाह के साथ भी था। तो खैर
1913 का जो गदर पार्टी बनता है, इसमें इंपॉर्टेंट नाम है स्वर्ण सिंह भाकना, लाला हरदयाल, ये दो नाम याद रखने वाले हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से, और फिर इन्हें वैसे अपना लोकेशन छोड़ना पड़ा था। जैसे ये इस बॉर्डर पर थे ना, कनाडा में वैंकूवर और सीटल के पास, तो फिर इन्हें यूएसए माइग्रेट होना पड़ा था वहाँ के गवर्नमेंट के वजह से। ठीक है, कनाडा से वो यूएसए आ गए थे बस बॉर्डर क्रॉस करके। तो इन लोगों ने एक मूवमेंट चलाया था अंग्रेजों के अगेंस्ट इंडिया के अंदर, कि वहाँ से हम पैसा रेज करेंगे, पैसा जमा करेंगे और फिर क्रांति इंडिया के अंदर चलेगा। ठीक है, 1913 का गदर क्रांति बस इतना ही है। एक 1914 ईस्वी में एक इंसिडेंट हुआ था कामागाटामारू, दरअसल ये एक जहाज का नाम है। हुआ क्या था कि ये एक जहाज का नाम है जिसे खरीदा था गुरुदत्त सिंह ने। ठीक है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट एक कहानी है, ये है कि ये जहाज हांगकांग से 376 आदमी के आसपास लेके चलता है और इसे जाना था कनाडा। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने 20-25 लोगों को उतरने दिया, बाकी को रिटर्न कर दिया। ये जहाज़ वापस से इंडिया आता है कलकत्ता पे, बट वहाँ पे फायरिंग कर दिया अंग्रेज़ों ने और काफ़ी लोग मारे गए थे। तो बस इम्पोर्टेंट ये है कि ये चला कहाँ से, हांगकांग से, कहाँ के लिए, कनाडा के लिए, वैंकूवर में, और वहाँ से वापस आया कलकत्ता। कलकत्ता में फायरिंग हुई, बहुत सारे लोग मारे गए थे। खरीदा किसने था? गुरुदत्त सिंह ने। तो कामागाटामारू कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि क्या चीज़ है, तो ये एक जहाज का नाम है। ठीक है, 1914 में उस टाइम पर और क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण सरोजेवा हत्याकांड। कब से कब तक चला? 14 से 18। ये इसका तात्कालिक कारण था। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका कुछ नहीं है, बट हाँ, यहाँ के सैनिकों ने काफ़ी भूमिका निभाई थी, काफ़ी लोग लड़ने गए थे अंग्रेजों की तरफ से। 1916 लखनऊ समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हुआ क्या था, जब 1907 में स्प्लिट हुआ था, विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन, तो 1916 में लखनऊ में सब लोग मिल गए थे, यानी कि नरम दल वाले भी, गरम दल वाले भी, और इनको एक करने में जो सबसे अहम भूमिका निभाया था वो तिलक थे। यानी तिलक ने इन लोगों को, नरम दल और गरम दल वालों को एक किया। इवन एक और चीज़ हुआ था, मुस्लिम लीग वाले भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लोग भी अब एकजुट हो गए थे यहाँ पर लखनऊ में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है, तो लखनऊ समझौता में दो पार्टी जो विभाजित हुआ था, अब वो सब एक हो गए थे। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था इसमें, बिहार में उस समय, अच्छा, जो हम लोगों पढ़े किसान आंदोलन, इंडिगो रिवोल्ट यानी नील विद्रोह, वो खेती जब वहाँ पर विद्रोह हुआ था मुर्शिदाबाद में या पावना में या बंगाल के और भी ज़िले में, तो वहाँ से माइग्रेट हो गए बहुत सारे लोग कि बिहार में करते हैं सेम खेती को। ठीक है, बिहार में चंपारण में ये खेती होती थी, और जो दयनीय स्थिति वहाँ के किसानों की थी, बंगाल के किसानों को, बिहार के किसानों को भी हो गई थी। तो 1916 लखनऊ समझौता में बिहार के कुछ लोग, जैसे आर.के. शुक्ला और कुछ और भी लोग थे, गुलाब नाम का एक आदमी या आर.के. शुक्ल थे, लोग गांधी जी से मिले थे और उनसे बोले थे कि आप चंपारण आइए, यहाँ के किसानों की दुर्दशा देखिए। तो लखनऊ समझौता में ही मिले थे, जहाँ पर इस लखनऊ समझौता का मतलब ये है कि लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो गांधी जी भी इसमें आए थे और किसानों के प्रतिनिधि जो बिहार से आए थे वो यहीं पर मिले थे और गांधी जी से आग्रह किया था कि आप चंपारण आए और यहाँ के किसानों की दुर्दशा देखें। ठीक है, तो अगला जो एक रिमार्केबल इवेंट है, अच्छा एक और चीज़ है, होम रूल लीग।
होम रूल लीग में क्या है कि जैसे कि पहले भी कांग्रेस ने बात किया था या नरम दल का, दोनों दल ने, कि स्वशासन हो अपने लोगों का। ठीक है, तो होम रूल लीग का मतलब ही यही है कि यहाँ के लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाए। जो दो नाम इसमें आता है, एक है एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी, इसने इस बात के लिए काफ़ी प्रमोट किया था कि भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में ही हो। और दूसरा जो होम रूल लीग बना था वो बना था तिलक का, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो दो होम रूल लीग बने थे, एक एनी बेसेंट का, एक तिलक का। ये डिमांड इनका ये था कि स्वशासन हो, यानी भारत का शासन भारतीयों के हाथ में ही हो। हाँ, अब गांधी युग पढ़ते हैं। 1916 में जब बिहार के किसानों ने गांधी जी से बात की, चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में जिक्र किया और उनसे आग्रह किया कि आप चंपारण आए, तो गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, और वहाँ पर सत्याग्रह करते हैं नील के किसानों के लिए। होता क्या था बिहार में कि अगर 1 बीघा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा, यानी कि 1 बीघा में 3 हिस्सा, इतने भाग पर आपको नील की खेती करना पड़ेगी। वो जबरन कराते थे। ठीक है, तो इस खेती को बंद हो और साथ में जो पेमेंट होता है वो भी बढ़े और जो टैक्स होता है वो भी कम हो और ये सब जबरदस्ती ना हो। तो यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। इवन जब ये मोतिहारी में थे तब वहाँ की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने बोला था कि आप मत जाएं आगे, लेकिन ये गए। फाइनली ये होता है कि यहाँ पर एक कमेटी बनती है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बोलते हैं उसको, और उस कमेटी के बाद से जो भी फोर्सफुली काम कराता था किसान से, अब वो बंद हो गया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह एक बहुत ही रिमार्केबल इवेंट है क्योंकि ये पहला गांधी जी का सत्याग्रह था जो अपने देश में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी अपना देश आए कब थे? 1915 में। इसके पहले ये कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में, जहाँ वो बोअर लोगों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी आए कब हैं? 1915। 1916 में लखनऊ में पार्टिसिपेट किया कांग्रेस में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में जो लिखना है, नील किसान के लिए तीन कठिया प्रणाली बोलते इसको, इसके खिलाफ, तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ। अच्छा, गांधी जी ने ऐसे 4 आंदोलन किए थे उस टाइम, 1917, 1918, 1919, 1920। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, सी फॉर चंपारण, क्योंकि बहुत बार होता है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ उसके बाद कौन सा हुआ। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए हुआ था 1918 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां पर गांधी जी पहले बार भूख रहकर हड़ताल किए थे। खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 का है। और फिर असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, 1918 और 1917। ठीक है, इसे याद रखेंगे काका। ठीक है, अब एक 1918 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, वापस से नाम, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है, ये गवर्नर जनरल का है।